Hi dear students. So let's see this question that came in J Advanced paper in the year 2022, paper 2 physics. This was a question from electrostatics, multiple choice marking scheme with partial as well as negative marking. क्वेश्चन वैसे तो कॉन्सेप्चुअली सिंपल है, लेकिन कैलकुलेटिव है थोड़ा, इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं. कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट कैलकुलेट काफ़ी करना पड़ेगा. तो आई क्विकली टेल यू उसमें क्या हो रहा है. देखो, सबसे पहले तो ये एक्स एक्सिस, एक सेकेंड. सबसे पहले तो मैं ये एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, ठीक है. फिर स्क्रीन के अंदर वाई एक्सिस जा रही है और वर्टिकली ऊपर जेड एक्सिस है, ठीक है. तो एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया स्क्रीन स्क्रीन में, ठीक है. अब हमने क्या किया है, सेंटर मतलब ओरिजिन को सेंटर मानते हुए एक्स वाई प्लेन में एक डिस्क रख दी है रेडियस आर की. ये डिस्क है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है. अब जेड इक्वल टू जेड नॉट पे एक चार्ज रखा है क्यू, ठीक है. इस चार्ज के ऊपर इस डिस्क की वजह से तो एक फोर्स लगेगा ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है. दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है. ऑल्सो जो है इसके अलावा एक और फोर्स दिया गया है जो इस चार्ज पे लगता है, वो माइनस सी के कैप टाइप का फोर्स है. अब वैसे तुम इसको ना ग्रेविटी एमजी वाला फोर्स ही मान सकते हो. ये एमजी की क्या खासियत होती है, जैसे कि मैं तुमसे कहता कि यहाँ पे एमजी नहीं लग रहा है, बाय द वे एमजी की जगह उन्होंने ये एमजी ही लगा दिया है, मतलब माइनस सी के कैप लगा दिया, अब ये एमजी ही है. अगर मैं तुमसे कहता एमजी को वेक्टर फॉर्म में लिखो तो अपन कैसे लिखते, माइनस एमजी के कैप लिखते, तो सी को एमजी मान लो, सही है. तो वही बात बन जाएगी. तो बेसिकली एमजी और सी एक ही बात बन गए, है ना. उसके बाद हमें बीटा एक टर्म डिफाइन की गई है जिसकी वैल्यू है 2c एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू सिग्मा. अब बोला जा रहा है कि बीटा की अलग अलग वैल्यू है, जेड नॉट की अलग अलग वैल्यू है अलग अलग पार्ट्स में, तो पूछा है कि कौन कौन सा, मतलब किस किस केस में ओरिजिन पहुंच पाएगा, किस केस में ओरिजिन नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है. अब तुम ये समझो कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो हमेशा रिपल्सिव फोर्स है, मतलब वो पार्टिकल को ऊपर की तरफ ही भेजना चाहता है, ठीक है. कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ भेजना चाहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है. और जैसे जैसे जो है पार्टिकल पास आएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्क के करीब आओ बढ़ती जाती है. हेंस जैसे जैसे चार्ज डिस्क के पास आएगा उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स है, वो बढ़ता जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा जैसे जैसे चार्ज डिस्क के पास आएगा, ठीक है. वेर इज ग्रेविटी, मैं इसको ना रिफर करने के लिए सी के कैप वाला जो फोर्स है ना, माइनस सी के कैप, उसको ग्रेविटी ही बोलूंगा रिफर करने के लिए, ठीक है. तो ग्रेविटी कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है. माइनस सी कैप कैप वाला जो फोर्स है ग्रेविटी, उसे कांस्टेंट बोल सकते हैं. तो अब अगर ओरिजिन तक पहुंचना है तो अपन कह सकते हैं ना ग्रेविटी का वर्क डन, ठीक है. अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो, ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रही है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो ग्रेविटी का फोर्स मैग्नीट्यूड ग्रेविटी का वर्क डन मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होना चाहिए, जो है जितना मतलब वो जैसे मान लो ग्रेविटी जो पॉजिटिव वर्क कर रही है, मान लो ग्रेविटी ने 10 जूल का वर्क किया, ठीक है. एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसने जो है मान लो -8 जूल का वर्क किया, तो फिर अपन बोल सकते हैं ओरिजिन तक नेट काइनेटिक एनर्जी 2 जूल्स की बन जाएगी. दिस इज द सिंपल लॉजिक, ठीक है. तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि एनर्जी कंजर्व कर देंगे और हमें काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन पे पॉजिटिव चाहिए या नॉन नेगेटिव चाहिए. जस्ट अगर ओरिजिन पे जीरो हो गई तो फिर ओरिजिन पे जस्ट पहुंचेगा, ऐसा होगा. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड, ठीक है. कि जो है वो क्या कहते हैं, हमें जस्ट वी कैन से दैट कि जस्ट हमें क्या कहते हैं मतलब ओरिजिन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन से पहले जीरो नहीं होनी चाहिए अगर उसे ओरिजिन तक पहुंचना है तो. ये है इसकी पूरी लॉजिक, ठीक है. तो एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है. तो इस पॉइंट को अपन पॉइंट पी कह देते हैं, इनिशियल पॉइंट को, ठीक है. तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पे क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर माइनस जेड नॉट, ठीक है. ये तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जेड नॉट में. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो अगेन अगर एम जी होता तो एम जी एच लिखते या एम जी जेड नॉट लिखते, तो यहाँ पे सी है तो अपन सी जेड नॉट लिख देंगे. ये हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या सी की पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी पे, ठीक है.
दिस अब ओरिजिन पे क्या लिखी जाएगी, ओरिजिन पे z नॉट जीरो बन गया, तो पोटेंशियल वाले फंक्शन में z को जीरो कर दो, तो क्या आ जाएगा q सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, ग्रेविटी वाली भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब अपन यही चाहते हैं कि जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो अब मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो जो है देखो ए बी सी को पहले अपन अलग से कैलकुलेट करें, मतलब ए बी सी के लिए बीटा की वैल्यू 1/4 है ना, तो जो है पहले तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ पहले, है ना। हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू सिग्मा बाई, मतलब ये इस वाले टर्म को एलएचएस में ले जाओ जरा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर माइनस जेड नॉट। ठीक है, और माइनस आर प्लस सी जेड नॉट। ठीक है, अब यहाँ से बीटा को देखो, तो क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या है, सी बाई बीटा है, तो इसको अपन सी क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट को सी बाई बीटा लिख देते हैं। ठीक है, इसको अपन सी बाई बीटा लिख देते हैं, सी बाई बीटा। ठीक है, और सी भी एक पॉजिटिव टर्म है, तो सी को एलएचएस पे ले जाते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर बाई सी, बेसिकली ये हो गया काइनेटिक एनर्जी अपॉन सी। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/बीटा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। ठीक है, माइनस जेड नॉट बाई बीटा माइनस आर बाई बीटा प्लस जेड नॉट, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब सारे ऑप्शंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए, ध्यान रखना ओरिजिन पे अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ गई तो फिर इसका मतलब वो पार्टिकल ओरिजिन में पहुंच गया होगा, तो पार्ट ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बीटा 1/4 है और जेड नॉट की वैल्यू 25/7 है, सब्स्टिट्यूट कर दो, इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो जो है देखते हैं के ई बाई सी पॉजिटिव आ रहा है कि, अब सी तो पॉजिटिव है, तो अगर के ई बाई सी भी पॉजिटिव आ जाए तो फिर के भी पॉजिटिव आएगा, बीटा 1/4 रखेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट की वैल्यू कितनी 25/r, तो हो जाएगा 625/49। ठीक है, आर स्क्वायर। ठीक, माइनस जेड नॉट की वैल्यू कितनी है 25r/7। ठीक है, और बीटा भी है तो 4 से मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, फिर माइनस आर बाई बीटा, बीटा मतलब ऊपर आ जाएगा 4, है ना, 1/4 है बीटा की वैल्यू, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -4r। ठीक है, और प्लस जेड नॉट की वैल्यू कितनी है 25r/7। ठीक है, अब तुम जरा ध्यान से देखो तो बेसिकली जैसे ये क्या है, इसमें से आर भी तुम चाहो तो कॉमन ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 674/49 का जो है ये 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बन गया रूट ऑफ 674। ठीक है, रूट ऑफ 674। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा आर बाहर चला गया था तो 100 बाई, तो ये कितना हो जाएगा 100/7, और 100 और एलसीएम ले लो 7 इसमें, तो 100/7। ठीक है, -4 प्लस 25/7। ठीक है, ये आया। ठीक है, तो अगर एलसीएम ले लिया है और 7 बाहर निकाल लें तो कितना आ रहा है 4 इंटू रूट ऑफ 674 माइनस 100, और 100 और 25 75। ठीक है, 75 और 28 103 आ रहा है। ठीक है, दिस इज 103। ठीक, -103। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू डेफिनेटली, जैसे मैं बोलूँ देखो 20, जैसे बेसिकली 25.8 से तो डेफिनेटली बड़ी है ये वैल्यू, है ना। जैसे रूट रूट 7 रूट जो है 676, ये जो है 26 होता है। ठीक है, तो रूट 674 25.9 से तो डेफिनेटली बड़ा है, गारंटीड बड़ा है भाई। इसको तुम बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन से भी ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे रूट 674 की वैल्यू बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन से बहुत एक्यूरेट निकल जाएगी, बहुत एक्यूरेट। कैसे निकल जाएगी दिखाता हूँ, रूट 76 - 2 लिख लिया इसको। ठीक है, अब यहाँ से रूट 676 बाहर निकाल लो, तो वो तो 26 बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 1 - 2/676। ठीक है, की पावर हाफ।
समझ गए, ये आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 26 माइनस 1 अपॉन, या इसको भी ऐसे ही रहने दो, और अब बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दो इस पे, क्योंकि दिख रहा है 1 के रिस्पेक्ट में 2/676 बहुत छोटा है, तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/676। देखो, अब 26 को अंदर घुसा दो, तो 26 को अंदर घुसाओगे, ठीक है, हाफ नीचे उतरा होगा तो हाफ ने 2 को कैंसिल कर दिया है ना, 26 अंदर घुसेगा तो आ जाएगा 26 माइनस 1/26, तो कितना आ गया ये 676 माइनस 1 675/26, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है कि बहुत, और ये बहुत ही एकदम, तुम कैलकुलेटर पे चेक कर लो, बहुत बढ़िया क्लोज वैल्यू आती है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बहुत शानदार अप्रोक्सीमेशन है। तो दिख रहा है, तो 20 ऑलमोस्ट 26 ही बन गया है, ये एक और होता तो 26 ही बन जाता। ठीक है, तो मतलब ये मोटा मोटी ये वैल्यू 26 के आसपास ही मान सकते हो, 26 से थोड़ा सा कम मान लो, 26 25.9 मान लो चलो, तो डेफिनेटली 25.9 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया हमारा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ गई, यानी कि ओरिजिन में पहुंच जाएगा, ये सही हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ठीक, ऑप्शन बी, पार्ट बी, है ना। ऑप्शन बी के लिए क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे रफ कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो, ऑप्शन बी में बीटा 1/4 है, ठीक है, और जेड नॉट के लिए 3r/7 है, तो वापस से अपन इसी एक्सप्रेशन को देखते हैं। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो 4 × अंडर रूट ऑफ r² प्लस जेड नॉट की वैल्यू कितनी 3r/7 है ना, यानी कि 9/49, 3 है ना इंटू r²। ठीक, फिर माइनस जेड नॉट की वैल्यू कितनी 3r/7, और जेड नॉट कितना है 4, मतलब बीटा कितना है 1/4। ठीक है, फिर माइनस 4r, बीटा 1/4 है तो 4r। ठीक है, और प्लस 3r/7, ये आ गया। ठीक है, 3r/7, एक सेकेंड, प्लस 3r/7। ठीक है, ये आ गया। इसको इसमें से वापस r कॉमन निकाल लेते हैं, तो अगर r कॉमन निकाल लिया तो आ जाएगा 4 × रूट ऑफ 58, है ना, और बाई 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस ही कितना आ जाएगा 12/7। ठीक है, फिर -4 प्लस 3/7, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से वापस बाई 7 बाहर निकाल लिया जाए, r/7 बाहर निकाल देते हैं, तो 4 √58। ठीक है, -12 माइनस 7 4 = 28 प्लस 3। ठीक, तो कितना आ गया -37 आ रहा है ये शायद। ठीक है, -12 -28 कितना हो जाएगा, -37 हो रहा है ये, मतलब 40 -37 है ना, तो ये आ गया। ठीक है, अब डेफिनेटली √58 जो है 8 से तो छोटा ही होता है, तो 8 भी मान ले तो भी 32 -37 तो नेगेटिव ही आएगा ये। ठीक है, नेगेटिव, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इस बार नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो पार्टिकल, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही था बट ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, वैसे ही पार्ट सी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पार्ट सी में भी वही पूछा है, पार्ट सी में बोला है कि रिटर्न बैक टू जेड नॉट, तो मतलब इस बार ओरिजिन पे नहीं चाहिए, तो हमें नेगेटिव चाहिए इस बार काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पार्ट सी यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वापस से इसी एक्सप्रेशन को अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 4 × अंडर रूट ऑफ r² प्लस r²/z0, सॉरी z0²। ठीक है, z0² की वैल्यू कितनी है r², z0² की वैल्यू है, z0 की वैल्यू है r/√3। ठीक है, यानी कि r²/3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस z0 कितना हो गया r/√3। ठीक है, और बीटा कितना है, बीटा है 1/4, तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, माइनस r/बीटा, बीटा मतलब 4। ठीक है, एंड प्लस z0 यानी कि r/√3, ये आ गया हमारे पास। ठीक, तो क्या बन गई ये वैल्यू, ये आ जाएगा 3+1, इसमें वापस r को बाहर निकाल लिया जाए। ठीक है, r का कोई यूज़ है नहीं। ठीक है, r एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है 4, और ये हो जाएगा 3+1 4/3, यानी 4 बन गया 2/√3। ठीक है, -4/√3। ठीक है, फिर -4 प्लस 1/√3, ये आया। ठीक, √3 बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 8 -4 -4 √3। ठीक है, +1,
तो कितना आ गया, 8 माइनस 4 4 होता है, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 4 रूट 3 आ रहा है। ठीक है, दिस इज बिकमिंग 5 माइनस 4 रूट 3, ठीक है, इंटू आर बाई रूट 3, ये आ गया। ठीक है, अब ऑफ कोर्स रूट 3 की वैल्यू 1.7 होती है, तो 1.7 इंटू 4 6.8 से भी बड़ा हो जाएगा, ये तो नेगेटिव ही है। ठीक है, यानी कि एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव बन गई, इसका मतलब कि ये सही है, वापस चला जाएगा जेड नॉट पे। अब लास्ट ऑप्शन में बीटा 1 से बड़ा है और जेड नॉट 0 से बड़ा है, तो बोला है कि पार्टिकल विल ऑलवेज रीच दी ओरिजिन। ठीक है, अब देखते हैं, यानी बीटा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी कर दी जाए और जेड नॉट पॉजिटिव हो, तो हमेशा ओरिजिन पे पहुंचना ही चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आनी ही चाहिए। ठीक है, तो यही वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं इसमें बीटा। पहले मैं दिखाता हूँ कि बीटा अगर 1 होता तो क्या होता। ठीक है, तो जैसे इस एक्सप्रेशन को पार्ट डी को अगर के बाई सी की वैल्यू पर निकालने हैं, तो बीटा को एक बार 1 डाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैं बीटा को 1 डालूं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ लाइक आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। ठीक, जेड नॉट स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस जेड नॉट माइनस आर, ठीक है, प्लस जेड नॉट। ठीक है, ये आ गया हमारी वैल्यू। सही है, तो ये तब आई है जब बीटा जो है मैंने 1 डाला है। तो तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये डेफिनेटली पॉजिटिव टर्म है। ये पॉजिटिव टर्म क्यों है, क्योंकि देखो ये जेड नॉट इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर। यानी कि अभी तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी, अगर बीटा एग्जैक्टली 1 है तब तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आ जाएगी, जेड नॉट की कुछ भी वैल्यू हो। इस केस में हमेशा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी ही आएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, अब लेकिन अगर बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी कर दी जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए ऐसे समझो। ठीक है, वापस से मैं क्या करता हूँ, इसी एक्सप्रेशन को देखो, इसी एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो उसमें जेड नॉट को एक तरफ कर लिया और बाकी में 1 बाई बीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर माइनस जेड नॉट। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आर प्लस जेड नॉट। ठीक है, अब तुम देखो ये वाला जो टर्म है पूरा ये नेगेटिव है, दिख रहा होगा भाई। इसके अंदर अगर हम लोग जो है टू टू आर जेड नॉट और ऐड करें, 2 r z0 और ऐड करें, तब ये पूरा 0 बन जाएगा, है ना। अगर 2 r z0 और ऐड कर दें तो r प्लस जेड नॉट का होल स्क्वायर बनेगा और उस पर रूट चढ़ जाएगी, तो यानी कि ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। यानी अभी तो ये टर्म नेगेटिव लिखी हुई है, आई होप समझ में आ गई होगी। आर प्लस आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर में अगर 2 r z0 और ऐड होता रूट के अंदर ही, तो ये पूरा 0 बन जाता है, यानी अभी ये टर्म नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जेड नॉट प्लस नेगेटिव टर्म। अब बीटा की वैल्यू अगर मैं 1 से बढ़ाना शुरू करूंगा, तो ओवरऑल ये टर्म की मैग्नीट्यूड घटती जाएगी और ये टर्म है नेगेटिव। सोचो भाई, जैसे मान लो अभी इसकी वैल्यू -0.5 है, बीटा जब 1 है। ठीक है, जब मैं बीटा 2 करूंगा तो इसकी वैल्यू -0.5/2 हो जाएगी, तो ये और मतलब और कम नेगेटिव हो गया। बीटा और बढ़ाएंगे तो ये और ओवरऑल और कम नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब कि बीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो जेड नॉट में एक और छोटी नेगेटिव वैल्यू ऐड हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी बाई सी की वैल्यू धीरे धीरे और बढ़ेगी ही। आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो काइनेटिक एनर्जी बाई सी की वैल्यू सबसे कम थी बीटा इक्वल्स टू 1 पे, राइट, और वो भी पॉजिटिव थी। यानी उसके बाद हम बीटा बढ़ाएंगे तो वो तो जो है काइनेटिक एनर्जी बाई सी की वैल्यू और बढ़ेगी, हेंस और ज्यादा पॉजिटिव होएगी। हेंस वी कैन से दैट कि वो डेफिनेटली हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे बीटा की वैल्यू 1 से कितनी भी बड़ी हो जाए। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका मतलब पार्टिकल हमेशा ओरिजिन पहुंचेगा ही, यानी कि ऑप्शन डी भी करेक्ट ऑप्शन है। So ACD will be the correct answer. I hope you would have understood. Thank you.